सभी बच्चों को गुड मॉर्निंग। मैं आज आपको जो अपने 10वीं क्लास का पेपर हुआ था आज साइंस का, उसके आंसर बता रहा हूँ। बहुत अच्छा पेपर आया था। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो आप। शाक सब्जियाँ को विघटित होकर कंपोस्ट बनाना कैसी अभिक्रियाएं। तो इसमें क्या होगा, ये एक प्रकार की ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। अब उपचयन होगा क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो सड़ेगा, है ना। तो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी, उपचयन अभिक्रिया। यहाँ पर उपचयन अभिक्रिया, ठीक है। अगला है हमारा, आप देख सकते हो, रक्त का पीएच का मान कितना होता है। तो रक्त के पीएच का मान होता है 7.4, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तीसरे क्वेश्चन की। एक तत्व जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है तथा ठंडे जल से तेजी से अभिक्रिया करता है, तो ये कौन सा है। तो यहाँ पे सोडियम होगा इसका आंसर। नेक्स्ट हो जाएगा इसका आंसर सोडियम। और एल्किन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो यहाँ पे एल्किन का होगा, यहाँ पे ये वाला CnH2n ये होगा, ठीक है। क्या होगा, सी वाला ऑप्शन ये होगा, ठीक है। सही दिख नहीं रहा है इसमें, CnH2n ये होगा, ठीक है। और प्लस होगा यहाँ पे आगे, तो वो एल्केन का हो जाएगा, माइनस एल्काइन का होता है, ठीक है। ये वाला होगा। नेक्स्ट है अपना, कोशिका विभाजन को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है। तो कोशिका विभाजन के लिए आपको पता है साइटोकाइनिन हार्मोन है ये वाला। और नेक्स्ट हम बात करते हैं, आनुवंशिकता का जनक कौन है। तो आनुवंशिकता का जनक मेंडल है, आप सभी जानते हैं। और अगर आधुनिक जनक होता तो फिर आंसर बैटसन होगा, तो यहाँ पे मेंडल है। एक संकर संकरण में F1 पीढ़ी का लक्षण स्वरूप अनुपात कितना होगा। तो F1 पीढ़ी में कैपिटल T और स्मॉल t क्रॉस करवाएंगे तो इधर से कैपिटल T स्मॉल t आएगा, ये आएगा। तो सभी पौधे कैसे होंगे, अशुद्ध लंबे, है ना। क्या कहा इसने, F2 पीढ़ी का लक्षण स्वरूप पूछ रहा है। तो F2 पीढ़ी में वापस सेल पॉलिनेशन करा देंगे इसका, तो इसका क्या आएगा, तो इसका हम देख सकते हैं कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t, तो कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, तो 1:2 2:1, ये तो जीन अनुपात हो जाएगा। और ये 3:1 क्या हो जाएगा, लक्षण अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, ये वाला होगा 3:1, ठीक है, 3:1। और देखिए एक्स का मान बताइए। इसमें क्या करना है, इसमें इसे दे रखा है यूँ करके, और इसमें ऐसे कर रखा है, और यहाँ पे दे रखा है 60 डिग्री, और इसका मान पूछा उसने। तो अब ये देखो, ये 60 है तो ये कितना होगा, तो टोटल 90 है, ये 90 है टोटल। तो 90 मैंने 60 यानी 30, ये हो जाएगा 30 का। तो जब ये 30 का है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 का हो जाएगा। ये I बराबर R बराबर होता है, ये कोण दोनों, ये कोण और ये कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो नेक्स्ट हो जाए 30 आंसर इसका। मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो दृष्टिपटल, रेटिना पर, ठीक है, रेटिना आंसर होगा इसका। ये देख सकते हो रेटिना। नेक्स्ट है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो याद रखना, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊष्मीय, ठीक है, ऊष्मीयता पर काम करता है, ठीक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें ज़्यादा इस पेपर में 1:9 दे रखा है, लेकिन 10 प्रश्न दे रखे हैं, तो मैंने एक प्रश्न यहाँ इंक्लूड किया है। और टोटल में कर रहे तो 2 प्रश्न कम हो रहे हैं, तो मैं एक प्रश्न और इस वाले में ऐड करूँगा, इस वाले, ठीक है। तो 4 प्रश्न 1-1 नंबर के हो जाएंगे, और 4 3/4 के हो जाएंगे, ठीक है। पहला, चींटी के डंक में स्थायी होने वाला अम्ल कौन सा है। तो फॉर्मिक अम्ल है। और इसका IUPAC नाम क्या है, तो मैथोनिक अम्ल लिखे तो भी सही है, इसमें ना मैथोनिक अम्ल होता है। क्या होता है, मैथोनिक, चींटी के रंग में मैथोनिक अम्ल, ठीक है, ओके। तो क्या होगा, मैथोनिक अम्ल, मैथोनिक अम्ल होगा। या तो फॉर्मिक अम्ल लिखोगे आप, या मैथोनिक अम्ल, दोनों सही है। नेक्स्ट है H2S, ये Zn H2SO4 प्लस ZnSO, तो क्या होगा, Zn प्लस H2SO4, तो अभी क्या होगा, तो ZnSO4 बन जाएगा, प्लस हाइड्रोजन बेस बाहर निकलेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर, हाइड्रोजन गैस, है ना। नेक्स्ट देखो आप,
कार्बन का एक अपरूप है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, कौन है? हीरा है, आपको पता ही है, सबको पता है ना, हीरा आंसर है इसका। यदि एक धातु को पारद या इसके साथ मिश्र धातु बनाया जाए तो अमलगम बनेगा, पहले ही बताया था मैंने, अमलगम ये बनेगा, पारा के साथ क्या करेगा, मिश्र धातु। नेक्स्ट है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, तो आपको पता है इंसुलिन, ये तो पता ही है आपको, सरल है। नेक्स्ट है विद्युत परिपथ विद्युत धारा का मापन करता है, तो अमीटर, कौन करता है? एमीटर, सबको पता है। नेक्स्ट है किसी तार का प्रतिरोध बढ़ने पर विद्युत धारा का माप क्या होगा? तार का प्रतिरोध बढ़ने पर, तो आपको पता है कि I बराबर क्या होता है? I बराबर V/R होता है ओम के नियम से। तो R बढ़ेगा तो I कम होगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रतिरोध बढ़ने पर, प्रतिरोध बढ़ रहा है तो धारा कम होगी ना, तो धारा का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो दोनों क्या व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, ये सूत्र याद रखना। R बढ़ रहा है तो I कम होगा, R कम हो रहा तो I बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे ये वाला थर्ड का, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। तो यहाँ H2SO4 है, आप देख सकते हो ये H2SO4 है प्लस 2NaOH, और यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाला ये इसके अंदर, तो H2SO4 प्लस 2Na, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 सोडियम है तो इधर भी 2 सोडियम हो जाएंगे, और 2 ऑक्सीजन है तो इधर भी 2 ऑक्सीजन, और 2 लगा दिए हमने आगे, तो इधर भी 2 लग जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर भी 2 लग जाएगा। डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, और वैसे करो तो अच्छी बात है, वैसे भी कर सकते हो आप। सबसे पहले बॉक्स में बना दो सूत्र, उसके बाद आप मेथड पता ही है आपको। नेक्स्ट है दो संश्लेषित सूचकों का नाम लिखिए। तो एक तो हो जाएगा फिनोक्तलीन, ठीक है, और एक गंधी सूचक लिख सकते हो आप कोई से, वेनिला है, प्याज है गंधी, या फिर अपन मेथिल ऑरेंज भी लिख सकते हो। ये हो गया फिनोक्तलीन, फिनोफ्थलीन, फिनोफ्थलीन, ये हो जाएगा इसका, ठीक है। मेथिल ऑरेंज, मेथिल ऑरेंज, या एक को लिख सकते हो आप वेनिला भी लिख सकते हो, ये भी होता है। नेक्स्ट है चूने के पानी में CO2 गैस प्रवाहित करने पर चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? तो क्यों हो जाता है कि जल में विलेयशील होता है, कैल्शियम जो है ना CaHCO3, CaH जो CO3 है, ये याद रखना, जल में घुलनशील होता है ये, ठीक है, इसलिए ऐसा होता है, ये बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए निम्न धातुओं को क्रियाशीलता का अवरोही क्रम लिखिए। ये तो मैंने आपको बताया ही था। सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है? पोटेशियम, उसके बाद कौन? सोडियम, है ना, सबसे ज़्यादा कौन है? पोटेशियम, फिर सोडियम, उसके बाद आ जाएगा इसके अंदर कैल्शियम, है ना, इसके बाद क्या आ जाएगा? कैल्शियम, उसके बाद आ जाएगा जिंक, और उसके बाद आ जाएगा आपका कॉपर, तो ये आ जाएगा कॉपर। तो ये दे रखे सारे, है ना, तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम और जिंक और कॉपर, ये ऐसे याद रखना। नेक्स्ट है साइक्लोहेक्सेन का सामान्य सूत्र क्या होगा? तो आपको पता ही है साइक्लोहेक्सेन का मतलब सूत्र क्या होगा, तो C, और यहाँ पे C का मान कितना होता है? 6। साइक्लोहेक्सेन के अंदर साइक्लोहेक्सेन का सूत्र भी मैंने बताया ही था आपको, C6H12 होगा, क्या होगा? C6H12, ये होता है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन का। तो सिंपल इसका संरचना पूछे तो ये होगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन जुड़ जाएगी सब, इस प्रकार से, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन में ये संरचना बनेगी, आप देख सकते हो, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा, यानी इसके अंदर 16 एकल बॉन्ड होंगे और 3 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है, 16 एकल बॉन्ड होंगे। नेक्स्ट हम बात करें मस्तिष्क का मुख्य सोचने का कार्य कौन सा भाग करता है? तो इसमें तो आपको पता है अग्र मस्तिष्क, या अग्र मस्तिष्क भी लिख सकते हो आप, प्रमस्तिष्क होता है वैसे मेन तो, है ना, सॉरी, अग्र मस्तिष्क या प्रमस्तिष्क, ठीक है। इसका प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? प्रभावी लक्षण जो दूसरे को प्रकट नहीं होने दे, जैसे प्रभाविता के नियम में कैपिटल T लंबेपन को, बौनेपन को प्रकट नहीं होने दिया, ये प्रभावी लक्षण है। जो दूसरे इस बौनेपन को प्रकट नहीं होने दिया और खुद प्रभावी हो गया, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। दूसरा, यदि लंबे पौधे का संग्रहण बौने पौधे से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में पौधे क्या प्राप्त होंगे? तभी बताया था मैंने आपको इधर कि लंबे पौधे, तो ये लो
हमने लंबे ले लिए, कैपिटल टी स्मॉल टी करा है। रिएक्शन पीरियड में क्या होगा, इधर आएगा कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, सभी पौधे अशुद्ध लंबे प्राप्त होंगे, ये वाले, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो दर्पण सूत्र क्या होगा। दर्पण सूत्र आपको पता ही है, ये दे रखा है, आप देख सकते हो, ये दर्पण का सूत्र दे रखा है ना। ये दर्पण सूत्र है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये होता है v प्लस u, ये भी लिख सकते हैं, ये सूत्र है। नेक्स्ट है, उस दर्पण का नाम बताइए जिसका उपयोग दंत चिकित्सक करता है। तो अवतल दर्पण, क्या होगा इसका आंसर, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है। नेक्स्ट है कि कुछ सूत्र दे रखे हैं, तो विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होगा, CaOCl2, यहाँ पे ध्यान रखना, इसका होगा विरंजक चूर्ण का CaOCl2, इम्पोर्टेंट है, मैंने बताया था। बेकिंग सोडा का क्या होगा, बेकिंग सोडा का होगा NaHCO3, ठीक है, ये दोनों के हो गए। और नेक्स्ट प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या होगा, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा यहाँ पे CaSO4.12H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का होगा, ठीक है। तो ये सूत्र आपको याद रखना था। गर्म जल को टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात बनाने में नहीं होता है, क्योंकि ये क्रिया कर लेता है उससे, इसलिए, है ना, इसलिए काम में नहीं लिया जाता है, क्योंकि सम उससे क्रिया करता है, बहुत अधिक अभिक्रियाशील है। सपोषी पोषण तथा विषम पोषी पोषण में अंतर लिखे। तो सपोषी में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और विषम पोषी में दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। और पेड़ पौधे सपोषी का उदाहरण है, और विषम पोषी किसका है, तो जो दूसरों से भोजन ग्रहण करते हैं वो, है ना। तो ये जो कुछ प्रश्न मैंने बताए, और इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, कल आपको पूरा पेपर क्लियर करवा देंगे, ठीक है। ओके, आज के लिए इतना ही।